हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। आज हम इस वीडियो में इन्वायरमेंट के सेक्शन को पढ़ने वाले हैं। इन्वायरमेंट में इसमें मैंने सारे पीवाईक्यूज़ को भी लिख रखा है और जो घटना चक्र है पूर्वावलोकन वाला उसी से ही लेके मैंने ये नोट्स बनाए हैं। तो इससे आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि पीवाईक्यू अलग से करने पड़ेंगे, इसी में सारे पीवाईक्यू भी इंक्लूड हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पर्यावरण होता क्या है। तो पर्यावरण पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से उसी को पर्यावरण कहते हैं। यानी कि पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं हमारे चारों तरफ के आवरण में, वो सभी पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। इसका संगठन देखेंगे कि ये कितने प्रकार में है। तो इसका विभाजन जो किया गया है 3 प्रकार से। पहला है भौतिक यानी कि एबायोटिक, इसमें स्थल, वायु और जल शामिल है। जैविक में वो चीज़ें होंगी जो लिविंग थिंग्स हैं। और सांस्कृतिक वो होगा जो आर्टिफिशियल है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये इससे ये पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, वो सतत विकास होता है और इसमें अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय होता है। यानी कि हम जो संसाधनों का जो यूज़ कर रहे हैं अभी, उनका इस प्रकार से करें कि वो आगे की पीढ़ियों के लिए भी संरक्षित रहें। ये सतत विकास की अवधारणा होती है। इसकी व्याख्या सबसे पहले सतत विकास की 1987 में WCED के आवर कॉमन फ्यूचर एक रिपोर्ट आई थी जो कि ब्रिटलैंड आयोग थी। उसमें सबसे पहले इसकी व्याख्या की गई थी और इसको सबसे पहले समर्थन कहाँ मिला है, इसको रियो जो हुआ था हमारा 1992 में, इसमें हमारे इसको समर्थन दिया गया था सतत विकास को, और इसी में ही एजेंडा 21 आया था। 2002 में जो जोहान्सबर्ग में समिट होती है, उसका मुख्य मुद्दा सतत विकास ही था। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट 1972 में आई थी। रियो समिट 1992 में होता है। ब्रिटलैंड रिपोर्ट 1987 में आती है अप्रैल में, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सितंबर 1987 में होता है। यहाँ पे जितने भी कन्वेंशन हुए हैं मैंने उनको सब एक जगह पे लिख दिया है। सबसे पहले रामसर सम्मेलन 1971, ये आर्द्र भूमियों से संबंधित है। स्कॉटलैंड सम्मेलन ये 1972 में हुआ था और इसमें UNEP घोषणा पत्र यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया और ये जैविक प्रदूषण से संबंधी है। साइट्स 1973 में आया था और इसका उद्देश्य लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार को प्रतिबंधित करना है। बान कन्वेंशन 1979 ये माइग्रेटरी स्पीसीज के संरक्षण से संबंधित है। नैरोबी 1982 में यहाँ पे स्कॉटलैंड के 10 साल के पूरे होने पे सम्मेलन हुआ था। वियना कन्वेंशन 1985 में हुआ था और इसमें ओजोन परत के संरक्षण को महत्व दिया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में होता है और इसमें ओजोन परत को क्षरण करने वाले जो पदार्थ हैं उनसे संरक्षण के लिए सम्मेलन हुआ था और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में लागू हुआ था। ब्रिटलैंड रिपोर्ट 1987 में आई थी जिसका मुख्य विषय सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। बेसल कन्वेंशन 1989 में हुआ था और ये खतरनाक अपशिष्ट के निवारण से संबंधित है। रियो समिट 1992 ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित थी। जैव विविधता CBD ये इसमें फॉरेस्ट प्रिंसिपल को शामिल किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था और इसमें कार्बन क्रेडिट की अवधारणा दी गई थी और ये ग्रीन हाउस गैस निकास से संबंधित है। रॉटरडैम कन्वेंशन 1998 में और ये खतरनाक रसायन के संरक्षण करने से है। कार्टाजीना प्रोटोकॉल 2000 में आया था और ये बायोसेफ्टी से संबंधित है। स्कॉटलैंड का जो POP आया था, पर्सिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ये अनवरत जैविक प्रदूषण से संबंधित है।
नागोया प्रोटोकॉल 2010 में, ये आईची लक्ष्य से संबंधित है जो कि जैव विविधता से संबंधित है। मिनेमाता कन्वेंशन 2013 में, ये पारा से संबंधित है। किगाली कन्वेंशन 2016 में, ये HFC के रिडक्शन से संबंधित है। एगमार्क, यहाँ से काफ़ी पूछा जाता है। तो जो एगमार्क है इसको 1937 में स्टार्ट किया था और एगमार्क देने का जो काम है वो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन के द्वारा किया जाता है। इकोमार्क उन पदार्थों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए मैत्रीपूर्ण होते हैं, यानी कि पर्यावरण को उनसे कोई किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। और इकोमार्क BIS के द्वारा दिया जाता है और इसकी स्टार्ट ये 1991 में हुआ था। ग्रीन डेवलपमेंट ये एडम्स की है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता कॉन्सेप्ट दासमैन का है। बायोडाइवर्सिटी रोशन का है। इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख रखा है क्योंकि इसके नाम बहुत मिलते जुलते होते हैं तो उनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए ग्रीन डेवलपमेंट एडम्स। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दासमैन। बायोडाइवर्सिटी रोशन। हॉटस्पॉट नॉर्मन मायर्स। निशे इनको माइक्रोहैबिटेट भी कहते हैं, ये ग्रीनल ने दिया था। डीप इकोलॉजी अर्नीस नेस। इकोसिस्टम रेटर। इकोलॉजी, इस इकोलॉजी को उन्होंने ऑइकोलॉजी के नाम से दिया था, ये हैकल ने किया था। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम यानी कि जो तंत्र है ये टॉन्सले का कॉन्सेप्ट है। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जोसेफ फॉरियर की है। पारिस्थितिक संक्रमण ये बेनेट का कॉन्सेप्ट है। जैव विविधता का अल्फा बीटा गामा विभाजन विटेकर ने किया था। बायोस्फीयर शब्द एडवर्ड सुएस ने दिया है। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट एल्सवर्थ हटिंगसन ने दिया था। साइलेंट स्प्रिंग ब्रुक रेचल कार्सन की है। पिरामिड के शब्द एल्टन ने दिया था और अनुक्रमण का कॉन्सेप्ट F क्लेमेंट का है। ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे कार्बन चक्र और जल चक्र के बारे में। तो कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी जीवाश्म ईंधनों के दहन आदि से कार्बन डाइऑक्साइड उस कार्बन चक्र में पहुंच जाती है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तब उसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और CO2 गैस ग्रहण की जाती है और ऑक्सीजन गैस मुक्त की जाती है। कार्बन का जो स्थायी रूप होता है वो ग्रेफाइट और हीरा होता है। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये वायुमंडल की नमी पर निर्भर करता है। अब सौर विकिरण होता है ना कि वो संघनन होगा, इवापोरेशन, ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट जो बारिश के होते हैं ये सब, तो जल चक्र में इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है क्योंकि सौर विकिरण अगर सूर्य नहीं है तो ये सब काम किस तरीके से होंगे, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इसका। मूलरोन की कोशिका भित्ति सेलुलोज के द्वारा बनी हुई होती है और ये पैक्टिन के द्वारा मिट्टी से चिपके रहते हैं, यानी कि जो सेलुलोज है ये मूल भित्ति जो होती है कोशिका की ये उससे निर्मित होती है और जो पेड़ पौधे जमीन से जो जुड़े रहते हैं ये इसका कारण होता है पैक्टिन। यहाँ पे हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वायु जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण है और यह कोई जीवीय संघटक नहीं है, यानी कि ये एबायोटिक थिंग है। इसमें ट्रिक जानेंगे हम कि वायुमंडल में गैसें किस प्रकार से और कौन किस क्रम में है। तो इसका जो ट्रिक है, नो आर्गन को नेहा करप्शन में जाना है। नो में N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, आर्गन से आर्गन, को से कार्बन डाइऑक्साइड, Ne से नियॉन, H से हीलियम, क्रिप्टॉन एंड जिनॉन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे आप इनका परसेंटेज भी देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, देन ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड हाइड्रोजन, ये इनका परसेंटेज है। नोबल गैस के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है तो हमें पता होने चाहिए कि नोबल गैसेस कौन सी हैं। नोबल गैसेस वो होती हैं जो किसी और के साथ में रिएक्शन नहीं करती हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। नेक्स्ट है पर्यावरण सुरक्षा से।
तो इसमें सबसे पहले वाटरशेड यानी कि जल विभाजक के बारे में, ये 2023 का क्वेश्चन है। वह भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी को छोड़ देती है, उसको वाटरशेड कहते हैं। गरीबी का पर्यावरण के साथ में अप्रत्यक्ष संबंध है। यह सकारात्मक प्रवृत्ति में भी है और नकारात्मक में भी। सकारात्मक इस प्रकार से है कि जितने ज़्यादा लोग हैं तो वो अपना कंट्रीब्यूशन किसी न किसी प्रकार से करेंगे, वन रोपण करना है, संरक्षण करनी है चीज़ें, तो ये सब सकारात्मक फैक्टर में आ जाएगा। लेकिन नकारात्मक अगर देखें कि इस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, इतने सीमित संसाधन हैं, तो कहाँ से सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी, तो ये इसका नेगेटिव फैक्टर आ जाएगा। वेटलैंड क्या होते हैं, इसके बारे में पूछते हैं। तो ये होता है कि जो पोषक पुनर्प्राप्ति के लिए चक्रण, उसका तलछट रोकने तथा गादीकरण कम करने के लिए पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से जो भारी धातुएं होती हैं उनको अवमुक्त करने के लिए उपयोगी बनाया जाता है। यानी कि एक तरीके से ये छन्नी का काम कर रहे हैं कि जो मोटे मोटे से अपशिष्ट पर्वत वो तो ऊपर रह गए, जो अच्छी चीज़ें थी वो छन के एकदम से नीचे पहुंच जा रही हैं। पर्यावरण अपकर्ष क्या होता है, तो इसमें वनस्पति का आवास हो जाना, आवास का विनाश करना, जैव विविधता की हानि हो जाना, यानी कि जिस चीज़ों से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है वही सब पर्यावरण के अपकर्ष है। धारणीय विकास के बारे में हम कुछ और फैक्ट्स देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इनको प्रस्तावित किया गया था Rio+20 में। इनका लक्ष्य है इनकी प्राप्ति का 2030 तक, और सतत विकास का जो वर्ष था वो 2003 था। अब हम SDG गोल देखेंगे। इनको मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है क्योंकि हिंदी में कभी कभी को थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं, वो होता मेन उसका पर्पज़ वही है बट उसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा रहता है, तो मैं इनको इंग्लिश में लर्न करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। SDG 1 में पॉवर्टी है, सेकंड में हंगर है। अब जब भूख, पहला है पॉवर्टी यानी कि गरीबी। जब गरीबी नहीं रहेगी, हमारे पास यानी पैसा हो जाएगा तो हम अच्छा खाना खाएंगे, तो हमारा भूख भी हमारी मिट जाएगी। फिर तीसरा है गुड हेल्थ। अब जब अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छी हेल्थ हो ही जाना है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन। अब जब हष्ट पुष्ट शरीर है तो हम सोचेंगे अच्छी शिक्षा भी होनी चाहिए हमारे पास में, तो एजुकेशन आ जाएगी। फिफ्थ में अब जब पढ़ लिख जाएंगे तो हमको तो लगेगा कि नहीं, हमको इक्वालिटी चाहिए लड़के लड़की में सब चीज़ों में, तो ये जेंडर इक्वालिटी में आ जाएगा। फिर सिक्स में इक्वालिटी होगी तो फिर कहेंगे भाई वाटर सैनिटेशन इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए, ये सिक्स में आ जाएगा। सेवन्थ में हमारी क्लीन एनर्जी आ जाएगी। एट्थ में होगा कि भाई डिसेंट वर्क होने चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए अच्छी सबकी। नाइन्थ में इंडस्ट्री का एवोल्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 में रिड्यूस इनइक्वालिटी। 11th में सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज़। 12th में रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13 में क्लाइमेट एक्शन। 14 में लाइफ बिलो वाटर। 15 में लाइफ ऑन लैंड। 16 में पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। 17 में पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ये हमारे SDG गोल्स थे। क्लब ऑफ रोम के बारे में भी देख लेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये क्लब था, इसकी स्थापना 1972 में होती है और इसमें वैज्ञानिक, सिविल सेवक, व्यापारी और जो मतलब जितने भी संभ्रांत लोग थे उनकी एक कम्युनिटी टाइप रहता था, और इसकी रिपोर्ट थी द लिमिट टू ग्रोथ। प्रजाति के विलोपन के कारक क्या क्या होते हैं, तो बड़े आकार का शरीर, संकुचित नीचे और आनुवंशिक भिन्नता की कमी, ये प्रजाति के विलोपन के कारण होते हैं। शिखर सम्मेलन रियो समिट देखेंगे तो ये जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की चिंता के लिए इसका सम्मेलन का गठन किया गया था, और ये UN का पर्यावरण और विकास सम्मेलन था। यहाँ पे GEF का हुआ था गठन, जिसका मतलब है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, 1902 में गठन हुआ है, और इसके द्वारा ये होता था कि जो अल्प विकसित देश हैं उनको हम फंड देंगे, उनके लिए जो फंड उपलब्ध कराना होता था, ये इसका काम था। GCF यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड बनता है कानकुन में, जो कि मैक्सिको में है। COP7 मराकेश में होता है, और यहाँ पे SCCF यानी कि स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड की स्थापना होती है। और जो GEF है ये CBD, UNFCCC, UNCCD और POP इन सभी की वित्तीय क्रियाविधि जो भी होती हैं उनको रेगुलेट करता है।
एजेंडा 21 में 4 लक्ष्य हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उसमें कितने लक्ष्य हैं, तो उसमें 4 लक्ष्य हैं। 21 को समझ के 21 मत समझिएगा, इसमें 4 होते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने लाइन से बना रखा है। स्टॉकहोम 1972, और जब इसके 20 साल पूरे हो जाते हैं तो 20 साल के बाद रियो समिट होती है 1992 में, और इसमें एजेंडा 2 समझौता होता है। फिर इसकी 5 साल के बाद समीक्षा की जाती है कि कितना काम बढ़ा आगे, कैसा क्या रहा। तो ये होता है 1997 में न्यूयॉर्क में। फिर उसके बाद रियो 20 होता है जोहान्सबर्ग में, रियो 10 होता है जोहान्सबर्ग में, और रियो 20 होता है रियो में ही। रियो 20 सम्मेलन के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स थे। रियो 20 जो था, ये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का एक लघु नाम था। द फ्यूचर वी वांट यहाँ का घोषणा पत्र था। भारत के द्वारा यहाँ पे ग्रीन इकोनॉमी को प्रोत्साहन दिया गया और पेज कार्यक्रम चलाया गया, जो कि पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी है। रियो 20 में सतत विकास लक्ष्यों की रणनीति और कानून बंधन की व्यवस्था की गई थी। व्यवस्था नहीं की गई थी यहाँ पे। संस्थान देखेंगे, नीरी, इसकी स्थापना 1958 में नागपुर में होती है और इसके हेडक्वार्टर चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में है। NEA नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। WMO, ये इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और इसकी स्थापना 1951 में हुई है। UNEP यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। EPA यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, यहाँ पे मैं एजेंसी की बात कर रही हूँ क्योंकि EPA करके इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी है जो कि 1986 का है, और यहाँ पे EPA जो है एजेंसी है और ये 1970 में बनी थी USA में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम में है। पर्यावरण के जो अधिनियम हैं वो भी हम एक साथ यहाँ पे देख लेंगे। वन अधिनियम 1927 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसको अम्ब्रेला भी बोलते हैं, ये छाता विधान है। और जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, उसके बाद में इसको बनाया गया था। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस निकली थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। NGT की स्थापना 2010 में होती है भारत सरकार के द्वारा। और भी कुछ तथ्य देख लेंगे, जैसे कि एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं जलप्रिय पौधों को। पर्यावरण दिवस होता है 5 जून, ओजोन दिवस 16 सितंबर, जैव विविधता दिवस 22 मई, बाघ दिवस 29 जुलाई, गौरैया दिवस 20 मार्च, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, मिट्टी दिवस 5 दिसंबर, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च, तंबाकू निरोध 31 मई। ये सारे देश हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे। तो पारिस्थितिकी उसको कहते हैं या जीव विज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें जीव समुदाय और उसके वातावरण के बारे में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाएगा। यानी कि एक ऐसी ब्रांच है जिसमें जितने भी जीव हैं वो किस एनवायरनमेंट रहते हैं और उनका वहाँ पे क्या रिलेशन उस चीज़ के साथ में है, उनके बारे में जो स्टडी होगी वो पारिस्थितिकी के अंतर्गत आती है। इसका जो संकल्पना है वो रेटर ने दी थी, और जो इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट है ये टॉन्सले का है। और पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक दोनों थिंग्स होती हैं। हैकल ने इसकी एक परिभाषा दी थी, तो उन्होंने कहा था जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। ऑडम ने भी एक परिभाषा दी थी कि पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना व प्रक्रिया का अध्ययन है। बायोसिनोसिस शब्द कार्ल मॉबियस ने दिया और माइक्रोकॉस्म शब्द फॉब्स ने दिया था। पारिस्थितिकी जो होता है ये एक खुला तंत्र होता है और इसमें ऊर्जा और पदार्थों का इनपुट आउटपुट होता रहता है, यानी कि चीज़ें आएंगी और जाएंगी, निवेश और बहिर्गमन होता रहता है और ये एक खुला तंत्र है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। वृहद पारिस्थितिक तंत्र कौन है? जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर। ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो अजैविक चीज़ से जैविक चीज़ की तरफ होता है। पारिस्थितिक तंत्र के घटक, इसमें जो अजैविक चीज़ें हैं उसमें भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक चीज़ें हैं,
और जैविक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक है। यहाँ पे आप देख लेंगे भौतिक में प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायु शामिल है। अकार्बनिक में जल, मृदा और खनिज है। कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ह्यूमस है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको लाइन से सेट करना रहता है कि पहले क्या चीज़ आएगी सबसे लास्ट में। जनसंख्या से मिलकर एक समुदाय का निर्माण होता है। कई समुदाय मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं और कई तंत्र मिलकर एक भूदृश्य बनाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के घटक देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे स्वपोषित जीव देखेंगे कि ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं। स्वपोषित संगठक वे होते हैं जो स्वयं के लिए भोजन का निर्माण खुद करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, जैसे कि पेड़ पौधे। और ये उस तरीके से ये प्राथमिक उत्पादक है और प्राथमिक पोषक भी होते हैं। परपोषित वो होते हैं जो प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि मानव। अब साग सब्जी उगा कोई और रहा है, खा पी हम रहे हैं, यानी कि पेड़ पौधों का निर्माण उन्होंने खुद किया, अपने फल सब्जी सब बनाई, उसका उपभोग हमने कर लिया। तो उस तरीके से प्राथमिक उपभोक्ता हम होते हैं और द्वितीयक उत्पादक की श्रेणी में आते हैं और द्वितीयक पोषक भी होते हैं। अब घटक में कवक, जीवाणु, केंचुआ, इन सभी को शामिल किया जाता है। स्थायी तंत्र सबसे ज़्यादा ये महासागर को बोलते हैं और विशालतम पारिस्थितिक तंत्र समुद्र को भी बोलते हैं। और समुद्र में क्या पाया जाता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पे NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड पाया जाता है समुद्र में। स्थलीय में जैसे कि जो भी जितनी चीज़ें लैंड फॉर्म में रहती हैं, जैसे घास, मरुस्थल, पेड़ पौधे, ये सब स्थलीय में आ जाएंगे। जलीय निकाय में वही सब आएंगे जो जल चीज़ों का है। और मानवीकृत में वो आएंगे जो आर्टिफिशियल हैं, प्रकृति मतलब नहीं उसको मानव बना रहा है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से अधिक होती है और जब एक पोषण स्तर से आप दूसरे पोषण स्तर पे जाएंगे तो ऊर्जा की हानि हो जाती है और ऊर्जा का जो प्रवाह है वो हमेशा एक दिशीय होता है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल। वियोजक कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। प्रति किलोमीटर ऊंचाई बढ़ जाने पर तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है, यानी कि अभी हम सरफेस में हैं, अब हम 1 किलोमीटर ऊपर जगह जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को उसका आवास कहते हैं और उसके बृहद क्षेत्र को बायोम कहते हैं, यानी कि बायोम एक बड़ी चीज़ होती है और उसमें बायोम के अंदर ही हैबिटेट होते हैं। कुछ और भी डेफिनेशंस हैं। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की वह क्षमता उसका बायोटिक पोटेंशियल कहलाता है, यानी कि पर्यावरण अपना कोई भी रुकावट इसमें नहीं कर रही है और जो चीज़ें हैं वो अपना प्रजनन कर ले रही हैं। ये इनका पोटेंशियल शो करता है कि वो उसमें पर्यावरण ने कोई भी बाधा नहीं डाली है और वो स्वच्छंद अपने तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। और किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की जो संख्या होती है और जिसको पर्यावरण समर्थन भी कर सकता है वो उसकी वहन क्षमता यानी कि कैरिंग कैपेसिटी होती है। यानी कोई भी है अगर जैसे किसी निश्चित क्षेत्र में और जितना पर्यावरण उसका भार सह रहा है तो वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी होता है। जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका को दर्शाते हैं, वही उसकी पारिस्थितिक कर्मता होती है। और सबसे ज़्यादा विविधता जो होती है वो कवक में पाई जाती है। खाद्य श्रृंखला, इसमें ऊर्जा का प्रवाह यूनिडायरेक्शनल। खाद्य श्रृंखला में विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का क्रम है जिसमें किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसे कि खाद्य श्रृंखला जो फूड चेन है इसमें सभी का क्रम बना होता है, यानी सबसे पहले घास फूस, पेड़ पौधे ये सब आएंगे, फिर शाकाहारी जीव आएंगे, फिर मांसाहारी, सर्वाहारी, ये पूरा एक सिस्टम बना रहता है और ऊर्जा का प्रवाह इसी डायरेक्शन में भी चलता जाता है। जैसे कि घास स्वपोषी, स्वयं का पोषण करती है। बकरी घास को खाएगी, वो शाकाहारी उपभोक्ता है, और बकरी को मानव खाएगा तो वो सर्वाहारी उपभोक्ता है, और ये सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उत्पादकों में पेड़ पौधे आते हैं, उपभोक्ता में मानव है, जानवर है, अपघटक में कवक और जीवाणु हैं, पौधों में प्राकृतिक पोषक होते हैं और उत्पादक भी होते हैं, और जो पत्तियों का हरा रंग होता है ये क्लोरोफिल के कारण होता है। चींटी अपघटक भी होती है और प्राथमिक उपभोक्ता भी होती है,
और जैसे पृथ्वी के ऊपर फूड चेन बना हुआ है, ऐसे समुद्र में भी चलता है। तो जो डाइटम्स होते हैं वो स्वयं का पोषण करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पेड़ पौधे। उसके बाद जैसे हमारे यहाँ बकरी है, शाकाहारी जीव है, उसी तरीके से समुद्र में क्रस्टेशियाई होते हैं। और जैसे हमारे यहाँ मानव है और बाघ बकरी जैसे शाकाहारी जीव है, उसी तरीके से समुद्र में हेरिंग्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स ये पादप प्लवक को कहते हैं और समुद्र की श्रृंखला में ये सबसे पहले होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पेड़ पौधे होते हैं, वैसे ही जलीय निकाय में फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। जैविक अजैविक के बीच जो बिचौलिया होते हैं वो वियोजक होते हैं। मानव प्राथमिक उपभोक्ता होता है जब वो शाकाहारी है, और द्वितीयक उपभोक्ता होता है जब वो मांसाहारी होता है। ऊर्जा का प्रवाह देखेंगे यहाँ पे, तो ऊर्जा का जो सबसे मेन सोर्स है वो सौर ऊर्जा है, और ये उसका प्रेरक बल होता है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक से जैविक की तरफ होता है। लिंडेमान का 10% रोल, ये भी आर में पूछा गया था। इसमें उत्पादकों की सकल उत्पादकता का 10% भाग ही सहकारियों द्वारा स्वयंकृत हो पाता है, यानी कि इसमें ऊर्जा का घटाव होता है। यानी कि हमने कोई भी चीज़ खाई, उसके बाद हमको ही कोई आके खा ले, यानी कि फूड चेन में एक पर्सन के आगे दूसरे पर्सन आ रहे हैं, तो जो पहले वाले को खाएगा उसको जितनी एनर्जी है उसका सिर्फ 10% ही मिलता है, और ऊर्जा इस तरीके से घटती जाती है 10% करके। ऊर्जा के प्रवाह में सूर्य का प्रकाश उत्पादक होता है, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, और शाकाहारियों को ही सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, और शीर्ष मांसाहारी तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। और जो उच्चतम पोषण स्तर होता है वो सर्वाहारी को ही प्राप्त होता है, लेकिन सर्वाहारी को सबसे कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। स्वपोषी पौधों के बारे में है, तो जो जीवों द्वारा जो ग्रहण की गई ऊर्जा होती है ये पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है। अब जैसे पेड़ पौधे जो अब प्रकाश संश्लेषण करके अब ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं, तो वापस उसको उसमें कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। पोषण का स्तर, इसमें फिर से वही चीज़ें हैं, शाकाहारी मांसाहारी वाली चीज़ें, तो ये आपको पहले ही बता चुकी हूँ। पिरामिड के बारे में ये पूछता है उल्टा सीधा करके कि उल्टा क्या है सीधा क्या है। प्रतिजैविक क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को जीव भार का पिरामिड कहते हैं। स्थल में ये सीधा होता है, जलीय निकाय में उल्टा होता है। जैव भार संख्या पिरामिड में सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है, और ऊर्जा का प्रवाह अचक्रीय होता है। बायोनॉमिक्स, इसका जो अर्थ होता है वो है जीवन के नियम। प्रदूषक क्या होते हैं? आहार श्रृंखला में सांद्रता बढ़ने पे ऊतकों में ये जमाव हो जाता है, जिसे जैविक आवर्धन यानी कि बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। DDT एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, यानी कि इसका अपघटन किसी भी प्रकार से नहीं होता है। जैविक रासायनिक चक्र यह दो तरीके से होता है, गैसीय और अवसादी। किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाता है, यानी कोई समुदाय है वो समय के साथ में चेंज होता जा रहा है, तो वो उसका अनुक्रमण है। जैसे कि हम लोग बंदर सब कहते हैं कि बंदर थे, बंदर से होते हुए अभी मानव बन गए, तो एक तरीके से इसका अनुक्रमण ही तो हो रहा है कि पहले रेंगने वाले जीव, फिर शाकाहारी मांसाहारी ये सब चीज़ें आती जा रही हैं, तो ये इसका अनुक्रमण है। और ऑर्डम ने इसको क्रमांगत विधि कहा था। जैविक अनुक्रमण का क्रम पूछा था, ये भी 2024 वाले में पूछा भी था। सबसे पहले न्यूडेशन यानी नगरीकरण, उसके बाद प्रवास माइग्रेशन, स्थापना इसीशन, प्रतिक्रिया रिएक्शन, उसके बाद सबसे लास्ट में स्थिरीकरण यानी कि स्टेबलाइजेशन। न्यूटेशन का मतलब कि जब शुरुआत में एकदम आएंगे तो सब चीज़ें बंजर, कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे एकदम, तो उसके बाद वो वहाँ से माइग्रेट करेंगे, उसके बाद वहाँ पे स्थापना होती है चीज़ों की, फिर चीज़ों से प्रक्रिया उनका रिएक्शन होता है, फिर वो वहाँ पे स्टेबलाइज हो जाते हैं। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदल जाता है उसको सीयर कहते हैं, और ये पारिस्थितिक उत्तराधिकार के चरण होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक तत्वों में जो परिवर्तन होता है और जैविक तत्वों का अजैविक में जो परिवर्तन होता है, ये जो जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है,
और इसको तत्वों का चक्रण भी बोलते हैं। यानी कि बायोटिक से अबायोटिक, अबायोटिक से बायोटिक, यानी कि गोल सर्किल उनका बनता जा रहा है। तो ये जैव भू रासायनिक चक्रण होता है। एक नारा दिया गया था, पारिस्थितिकी स्थायी मिथ्य विविधता है। ये चिपको आंदोलन का है। पदछाप के बारे में, जो आवश्यक मात्रा होती है पारिस्थितिक तंत्र में जिसमें कि मनुष्य को जीवन शैली के सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, वो उसका पारिस्थितिक पदछाप कहलाती है। यानी कि घटक के अंदर ऐसी कोई एक क्वांटिटी होना जिसमें पर्सन को ये पता हो कि वो अपने जीवन को पूर्ण तरीके से चला जाएगा, यानी कि वही उसका पारिस्थितिक पदछाप होता है। सोशल कॉस्ट क्या होती है कि एक साल में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने की दीर्घकालिक क्षति। इसकी इकाई होती है भूमंडलीय हेक्टेयर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। पारिस्थितिक पदछाप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर होती है। पोषण चक्रण और पोषण परागण ये समर्थन सेवाएं हैं। और जो धान का खेत है वहाँ जो जैव उत्प्रेरक है वो एजोला होता है। ये क्वेश्चन पूछा था अभी 2023 में। तो लॉटिक मतलब लौटना, यानी कि बहता जल, उसमें आती है नदी। और लैंटिक यानी कि स्थिर जल जो ठहरा हुआ है, उसमें आर्द्र भूमि, तालाब, झील और जलाशय आएगा। उत्पादकता ये सबसे इस तरीके से बढ़ती है, मैंग्रोव, घास के मैदान, झील और महासागर। ये उत्पादकता का क्रम होता है। यानी सबसे ज़्यादा उत्पादकता मैंग्रोव में होगी, उसके बाद घास में, झील में और सबसे लास्ट में सबसे कम उत्पादकता महासागर में होती है। पिक्नोक्लाइन कहते हैं जल निकाय घनत्व की प्रवणता को। थर्मोक्लाइन गहराई के साथ तापमान बढ़ने को कहते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया, वन संरक्षण 1980 में, पर्यावरण संरक्षण 1986, जल संरक्षण जल प्रदूषण नियंत्रण 1974, वायु संरक्षण प्रदूषण 1981 और 1987 में ही ध्वनि प्रदूषण को इसमें जोड़ दिया गया था। और जो दो भिन्न समुदाय के बीच में जो संक्रमण क्षेत्र बनता है वो इकोटोन होता है। यानी कि इस तरीके से दो कोई समुदाय हैं और उसके बीच में ये जो क्षेत्र आएगा ये इसका इकोटोन हो जाता है। और पारिस्थितिक तंत्र का संकट यूकेलिप्टस के पेड़ को कहते हैं। आज की वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट में जो बाकी के कुछ पेजेस हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और यानी कि कुल 2 ही इसकी क्लास होंगी और 2 ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये होगा कि इसका बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, लेकिन ये स्कोरिंग बहुत होता है, क्योंकि इससे गलत होने की संभावनाएं वैसे तो कम ही रहती हैं कि अगर अच्छे से इसमें कमांड है। बट ये कि इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यही आपको बढ़ाने में आगे बहुत हेल्प करेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू।